बात मैं अनु सिंघल सर से करना चाहूंगा। मैं पहले अनु सर, इस पूरे हफ्ते को हम लोग देखें तो क्या माना जाए, अब बाजार ईरान वॉर को लेकर के चिंता नहीं है। ईरान वॉर अगर रुक जाता है औपचारिक तौर पे तो बाजार खुश हो जाएगा, लेकिन अब उससे बहुत डरने के मूड में है नहीं। नहीं, देखिए लक्ष्मण जी, इसमें इशू क्या है कि परहैप्स मार्केट ने अब अग्रेसिवली रिएक्ट करना बंद कर दिया है। लेकिन अगर आप फ्राइडे का भी मूव देखेंगे तो क्लियरली जो थर्सडे तक अच्छा सेशन चल रहा था, फ्राइडे को सुबह एक आध हमला हो गया और उसी से मार्केट का फिर मूड माहौल बिगड़ गया। तो आई थिंक ये कहना कि पूरी तरीके से हम इंसुलेट हो गए हैं शायद थोड़ा गलत होगा। हाँ, लेकिन ये चीज़ है कि अब मार्केट ने इस वॉर के बीच में जीना सीख लिया है। अब अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत बड़ा हमला हो जाए जिससे क्रूड वापस 115 120 के पार निकल जाए, इस वॉर का इम्पैक्ट लिमिटेड है। अब इस वॉर का इम्पैक्ट इनफैक्ट अब पॉजिटिव साइड पर है। अगर किसी भी दिन ये अनाउंसमेंट हो जाए कि बस अब वॉर पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है और ब्रेंट क्रूड अगर 90 के नीचे आ जाए, देखिए 90 का वो थ्रेशोल्ड है, डाउन साइड पर 90 और अप साइड पर 110, इन दोनों के बीच में ही हम ट्रैवल कर रहे हैं। अगर 90 के नीचे आप निकल गए तो मार्केट में बड़ी रैली होगी, 110 के ऊपर निकल गए अगर इस वॉर से रिलेटेड तो मार्केट में बड़ी गिरावट होगी। लेकिन जैसा आपने बोला, इसके साथ साथ मार्केट का फोकस डोमेस्टिक क्यूज पर भी है। फ्राइडे को मार्केट का जो मूड माहौल बिगड़ा उसका बहुत बड़ा फैक्टर एसबीआई के खराब नंबर्स था। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें तो टाइटन के अच्छे नंबर्स आए तो मार्केट ने पॉजिटिवली भी रिएक्ट किया। तो मार्केट नंबर्स पर काफ़ी वायलेंटली रिएक्ट कर रहा है दोनों साइड। जहां नंबर अच्छे हैं वहां पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहा है, जहां नंबर्स खराब है वहां नेगेटिवली रिएक्ट कर रहा है। बिल्कुल, ये एसबीआई के नंबर हों चाहे टाइटन के नंबर हों, उन दोनों पे मैं आगे चल कर के आऊँगा, आपसे चर्चा करूँगा। लेकिन आपने बड़ा अच्छा कहा कि बाजार अब इस ईरान वॉर के बीच में जीना सीख लिया है। सुनील सुरवणन साहब, अब डर नहीं है, डरना मना है। देखिए वो एक तरह से जो अनुज जी कह रहे हैं सही है, मगर मेरा मानना है कि अगर मार्केट को वापस लाइफ टाइम हाई में आना है, यानी 26,200 के आसपास, तो जरूर वॉर की अंत की जरूरी है, क्योंकि एफआईएस अभी भी नेगेटिव ही है इंडियन मार्केट के ऊपर। एक आध दिन थोड़ी 300-400 करोड़ खरीदारी करते हैं, मगर बाय एंड लार्ज उनका रुझान नेगेटिव है, क्योंकि जो $100 पे भी तेल रहा या 90 पे भी, उसका इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी, इन्फ्लेशन, आरबीआई की पॉलिसी, ये सब अनसर्टन है। तो एफआईएस इतनी जल्दी से वापस नहीं आएंगे। डोमेस्टिक निवेशक की ध्यान डोमेस्टिक चीजों पर आ गई है, वो मानता हूं मैं, और वो सपोर्ट दे रहे हैं। इसके आपने देखा कि मिड और स्मॉल कैप इंडेक्सेस लार्ज कैप से बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि उनका ब्रॉड रेंजिंग इम्पैक्ट। बट लार्ज कैप और लार्जर मिड कैप स्पेस जहां पे एफआईएस का आउटलुक होता है, वहां पे देखिए बढ़ती है तो आधा परसेंट, पौने 1% निफ्टी बढ़ती है, और गिरती है तो भी उसी लेवल पे गिरती है। मगर एक छलांग लगाना है तो जरूर मेरा कहना है कि वॉर का अंत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एफआईएस की वापसी तभी आप देख पाएंगे। तो मैं कहूंगा कि ये कहना कि वॉर डजंट मैटर, नहीं, वॉर मैटर्स, बिकॉज अभी भी 3 साल के निवेशक को पैसा बना नहीं है, 2 साल में भी नुकसान हो रहा है। तो आप 1 महीने में अच्छा किया, साल 1.5 साल में अच्छा किया, ठीक है, मगर लॉन्ग टर्म निवेशक को बहुत भारी नुकसान हुआ है इन टर्म्स ऑफ द लार्ज इंडेक्स। तो मेरा मानना है कि वॉर अभी भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एफआईएस के लिए तेल का दाम और खास करके उससे करेंसी के ऊपर जो दबाव है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक छोटी सी बात है जो जिसमें सुलझाव चाहिए एफआईएस के लिए, वो है आईटी सेक्टर। वो मेरी पसंदीदा सेक्टर है, मगर वहां पे अभी तक जो रिजल्ट्स आए बाय एंड लार्ज ठीक नहीं है इन टर्म्स ऑफ कैसे एआई को टैकल करने वाले। तो एफआईएस के मन में ये भी जरूरी है कि इंडियन आईटी इंडस्ट्री एक तरह से एआई को टैकल करने की एक अच्छा प्लान बनाकर कम्युनिकेट करे। बिल्कुल, आईटी सेक्टर और एफआई, दो जो बातें आपने कही है सुनील सर, उस पर मैं आगे चलकर कहूँगा। लेकिन जरा ईरान वॉर को लेकर के जब भी कुछ ट्रम्प साहब ट्वीट करते हैं या फिर ईरान के विदेश मंत्री का ट्वीट आता है, एक्स पोस्ट आता है, तो लोग तुरंत में आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लग जाता है कि हुआ क्या भाई। लेकिन अभी भी आपने सही कहा कि बाजार को चिंता तो है ईरान युद्ध को लेकर, लेकिन ये चिंता ऊपर की तरफ है कि नीचे की तरफ है, सुदीप सर? देखिए, ये सिर्फ ट्रम्प साहब जानते हैं और शायद वो भी नहीं जानते हैं। ट्रम्प साहब का एक वोलेटाइल वे ऑफ फंक्शनिंग है, और इसमें आगे क्या होगा ये शायद उनके मन में भी कोई फिक्स्ड कुछ एजेंडा नहीं है। ये मूव करता रहता है, हर रोज सुबह शाम दिशा चेंज होता रहता है। और अब तो ये बिल्कुल साफ है कि वो इसमें से निकलना चाहते हैं, और विक्ट्री डिक्लेयर करके निकलना चाहते हैं, जिसमें ईरान का सहमत होना जरूरी है, और वो उनको मिल नहीं रहा है अब तक। तो इसी इसी सिलसिला चल रहा है, यही सिलसिला चल रहा है। और
हम देखिए देशों के लिए ग्लोबली जो हो रहा है, ये ऑयल प्राइस इतना ऊपर रहने के कारण और स्टेट ऑफ हॉर्मूज में डिसरप्शन के कारण जो डैमेज हो रहा है, वो डैमेज मतलब 2-3 क्वार्टर तक इसका इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए कल सुबह भी ये मामला खत्म हो गया, पूरी तरह से खत्म हो गया, फिर भी इसका जो टेल इफेक्ट है वो 15-20 दिन, 1 डेढ़ महीना तक चलेगा, जो कि इस क्वार्टर को डेफिनेटली इफेक्ट कर रहा है। अगला क्वार्टर को भी थोड़ा बहुत इफेक्ट करेगा। इसमें ऑयल प्राइसेस रिलेटेड डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, टर्शियरी, इसके साथ-साथ लॉजिस्टिक्स, हर चीज में कॉस्ट इफेक्ट और कंपनीज के परफॉर्मेंस पे इफेक्ट देखने को मिलेगा। और इंडिया के लिए तो अनुज जी जैसे कह रहे थे, 90 के ऊपर ऑयल रहना इंडियन इकोनॉमी के लिए, मार्केट के लिए नेगेटिव है, और वही हो रहा है बहुत देरों से। तो जितना जल्दी ये समस्या खत्म हो, सबके लिए बेहतर है, इंडिया के लिए भी बेहतर है। लेकिन ये 90 के ऊपर ऑयल रहेगा, 90 से नीचे आएगा तो ज़्यादा अच्छा, लेकिन 90 से नीचे पंकज जैन साहब जब तक वॉर ख़त्म नहीं हो जाता, सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो जाता, बड़ा मुश्किल है आना। और 90 से ऊपर रहेगा तो बाजार डरता रहेगा। नमस्कार लक्ष्मण जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखो, वॉर में अगर हम देखें, जितने भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टर्स हैंगे, जितनी भी कंट्रीज़ डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, उन देश की पब्लिक या फिर जितनी भी कंट्रीज़ अक्रॉस द ग्लोब इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, आई थिंक एवरीबडी वांट्स टू क्लोज दिस वॉर, और उसका रास्ता भी आई थिंक शायद अग्रसर हो रहा है। इनफॉर्मली वॉर सीम्स टू बी ओवर, एक फॉर्मल कल्मिनेशन होनी है। आई थिंक एक लास्ट मैन ब्रिकमैनशिप चल रही है। अगर आज भी आप देखें जो छोटी मोटी मिसाइल एक्सचेंज हुई है, तो उन्हें लाइटर साइड पे ट्रम्प साहब ने कहा कि दैट वाज जस्ट लव बाइट काइंड ऑफ अ थिंग। सो आई थिंक अपार्ट फ्रॉम इजराइल, जो कि अभी भी थोड़ा ज़्यादा एग्रेशन दिखा रहा है और उसके कारण भी हैं, आई वोंट ड्वेल इनटू दैट, आई थिंक एवरीबडी वांट्स वॉर टू एंड, एंड आई थिंक उस तरफ ही रास्ता धीरे धीरे बढ़ रहा है, अनलेस समथिंग ड्रामेटिक हैपन्स ऑन अ यू टर्न। और मार्केट्स भी ये परसीव करके चल रही हैं, मान के चल रही हैं कि वॉर इज ऑलमोस्ट ओवर एंड फॉर्मली किसी भी दिन, किसी भी वीकेंड पे अनाउंस हो सकता है। सो एंड दैट इज व्हाट वी हैव टू टेक, आई थिंक दैट इज व्हाट वी हैव टू लैच इन, दैट इज द आई थिंक 90% काइंड ऑफ प्रोबेबिलिटी। और अगर जब भी वॉर फॉर्मली एंड होती है, मेरे को लगता है कि क्रूड डेफिनेटली ऑन इमीडिएट एंड इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स उसके बाद आई थिंक हमारे देश को जो सबसे बड़ा कंसर्न है कि वेदर इट सेटल्स क्लोजर टू $80 या उसके नीचे। वो जब चीज़ हो जाती है, आई थिंक वॉर का जो सबसे बड़ा सबसेट हमारे को इफेक्ट कर रहा है, अपार्ट फ्रॉम डायरेक्ट वॉर, अपार्ट फॉर व्हाट इज हैपनिंग इन गल्फ और जो हमारे गल्फ में वर्कर्स वगैरह है, इज द क्रूड। सो उस सिनेरियो में अगर हम अगले 1-2-3 हफ्ते में होते हैं, तो आई थिंक दैट विल बी अ बिग लेग अप फॉर आवर मार्केट, जो अभी करंट चल रहा है उसको देखते हुए। बट उसको भी मेरे को नहीं लगता कि मार्केट एक बिल्कुल एक एक्सपोनेंशियली स्ट्रॉन्ग फेज में जा सकती है, क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए जो वॉर का इफेक्ट रहा, कि जैसे अभी हमारे कलीग भी कह रहे थे, जो वॉर का इफेक्ट रहा, जो Q1 के रिजल्ट्स आएंगे, आई थिंक उसमें काफ़ी सारे चैलेंजेस आएंगे। कुछ एक चैलेंजेस इवन Q4 के रिजल्ट में देखने को मिल रहे हैं, और कई ऐसे सेक्टर्स होंगे जिसमें हम देख रहे हैं कि रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं आ रहे हैं। उसके अलावा जिस तरह का एफआई फ्लो है, बड़ा डीप स्ट्रॉन्ग एफआई फ्लो अभी भी चल रहा है। पिछले भी 1 महीने में देखें तो करीब 50,000 करोड़ का एफआई फ्लो हो गया, और उसके भी कई कारण है, कई बार डिस्कस भी हो चुके हैं, आगे भी हम डिस्कस करेंगे। सो चैलेंजेस हैंगे, बट आई थिंक मार्केट इज मूविंग टुवर्ड्स कि वॉर जल्दी खत्म होगा, और अगर क्रूड 90 और फिर 80 के आसपास सेटल होता है, आई थिंक दैट बी अ बिग लेग अप फॉर आवर मार्केट्स। बिल्कुल, मार्केट ये मान के चल रहा है कि वॉर जल्द खत्म होगा। अब सिर्फ मैटर ऑफ टाइम है, कभी भी इसकी घोषणा हो सकती है। अचानक से कुछ यू टर्न हो जाए तो अलग बात है। जैसा कि ट्रम्प साहब ने कहा भी, जो हमले थोड़े बहुत हुए और लव बाइट की तरह है, तो लव बाइट बाजार को कभी कभी बड़ा महंगा पड़ जाता है। अभिषेक अग्रवाल साहब, आप लोग ही मान के चल रहे हैं कि अब वॉर की तरफ नहीं देखना है, कि नहीं चिंता सता रही अभी भी? देखिए लक्ष्मण जी, वॉर तो जो सिचुएशन है, जैसे सबसे बड़ी इस वॉर के अंदर में जो हमारे लिए चिंताजनक बात तो डेफिनेटली एनर्जी, बिकॉज इंडिया की डिपेंडेंस बहुत हाई है, एंड क्रूड सीएनजी आप कह लें, एंड आप जब सप्लाई डिस्टर्ब होगा तो उस डिस्ट्रप्शन से हमारे ऊपर तो डायरेक्ट इफेक्ट है। पहले के जितने वॉर्स कहीं कहीं हुए, उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट इंडिया पे नहीं था। एक इंटर्म
करेक्शन आया और फिर मार्केट ने बाउंस बैक कर लिया। अभी भी अगर आप देखें हमारा मार्केट अभी फिलहाल सिर्फ एक क्रूड ऑयल शॉक से नहीं गुजर रहा। एक क्रूड ऑयल नहीं, उससे लिंक्ड है करेंसी का फ्लक्चुएशन, उससे लिंक्ड है इन्फ्लेशन, उससे लिंक्ड है इवन अ ट्रेंड ऑफ एफआई मूविंग आउट वेयर इमर्जिंग मार्केट्स में जब ऐसी कोई हाई सेंसिटिविटी आती है तो फिर वहां पे थोड़ा सिचुएशन बदल जाती है और fiscal deficit। अगर हम ओवरऑल देखें तो सिर्फ हम एक पर्टिकुलर कमोडिटी की बात नहीं कर रहे, हम एक कलेक्टिव पावर की बात कर रहे हैं। दूसरी बात रही बात मेरे हिसाब से वॉर की, ठीक है, मेरे हिसाब से मार्केट ने अगर आप लास्ट 2 साल पूरे 2 साल का अगर आप ये ट्रेंड देख लें तो मार्केट हमारा जो निफ्टी 50 अगर हम ऑब्जर्व करें तो 23,000 से लेकर 26,000 की रेंज में हमारे मार्केट ने 2 साल निकाल दिए। एंड इस रेंज में आप मान के चले 2 साल में वॉर आई, एफआई की सेलिंग आई, क्या ही नहीं हो गया, मगर हम इसी रेंज में रहे। इसका मतलब मार्केट इससे पहले की जो बुल रन से गुजरा उसके कंसोलिडेशन फेज में 2 साल हमने निकाले। अब यहां से दो सिनेरियो बन सकते हैं, या तो हम ब्रेकआउट देखेंगे एक नए बुल रन के लिए, और या फिर ब्रेकडाउन कहीं आ गया तो फिर शायद मार्केट एक बार के लिए और 23,000 नीचे जा सकता है। अब बुल बनेगा कि बेयर बनेगा तो सबको चिंता का सताए। तो इसका जो आंसर है वो अब सिर्फ वॉर से रिलेटेड नहीं है, आने वाले समय में अर्निंग्स कैसे आने वाली है, हमारे यहाँ पे जो सेक्टर का अब रियल इम्पैक्ट पता चलेगा कि ये जो वॉर हुआ, अब हम अगर हम सेक्टर्स में देखें इंडिया में तो कहाँ कहाँ पे कितना हैम्पर है वो एक पता चलेगा। सो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन फेज में आंखें गड़ाए रखनी पड़ेगी, चीजों को इग्नोर नहीं कर सकते। स्टॉक पिकिंग आपको अटमोस्ट केयरफुल होकर काम करना पड़ेगा, पोर्टफोलियो वॉच रखनी पड़ेगी और मौका सही ढूंढते हुए कॉल लेना होगा। जैसे मैंने कहा, मुझे अभी फिलहाल लग रहा है कि मार्केट अब यही दो सिनेरियो प्ले करेगा। कंसोलिडेशन फेज से मुझे लग रहा है मार्केट अब बाहर आने वाला है। अब वो कब आने वाला है, मुझे लग रहा है जल्दी आने वाला है, बट किस साइड में जाएगा वो एक सवाल है जो हमें फिगर आउट करना होगा जैसे जैसे आगे प्रोग्रेस होती रहेगी मार्केट। बिल्कुल, ये यही आपने सबसे अहम मोड़ पे लाके हम लोगों की चर्चा को छोड़ दिया है, किधर की तरफ जाएगा वो कहना अभी मुश्किल है, उसका जवाब ढूंढना होगा। लेकिन एक चीज़ मैं देख रहा था सुनील सर कि मतलब बाजार ट्रम्प टैरिफ वगैरह को बहुत अब मायने रख नहीं रहा है, क्योंकि ट्रम्प के जो 10% एडिशनल टैरिफ भी लगाए थे उसको भी वहाँ के कोर्ट ने कह दिया कि ये आपका बिल्कुल इलीगल है और ये रहेगा नहीं। भले ही सिर्फ अभी वहाँ के 3 पार्टी तक के लिए लिमिट है, लेकिन धीरे धीरे पूरे हर दुनिया के हर देशों पर लागू होगा। तो मतलब ट्रम्प का जो टैरिफ था वो लगभग खत्म हो गया, प्री ट्रम्प एरा में सारे टैरिफ पहुंच गए, तो इन सब से बाजार बहुत खुश नहीं हो रहा है। रीजन क्या है उसमें कि देखिए हमारे लिए जो 80-90 बिलियन डॉलर का हमारा एक्सपोर्ट है अमेरिका को, तो हमारी फ्यूचर है वो 200-300 बिलियन होने में, और एक ट्रेड डील की जरूरत जरूर है इंडिया और अमेरिका। टैरिफ की बात छोड़िए, एक ट्रेड डील होना है जहां पे हम वहां से उनसे कुछ खरीदेंगे, वो हमसे कुछ खरीदेंगे, तभी हमारी मैन्युफैक्चरिंग साइकिल को एक बूस्ट मिलेगी। तो एब्सेंस ऑफ ट्रेड डील, ये टैरिफ ने आके उसको कंफ्यूज कर दिया, बिकॉज अभी टैरिफ के झंझट पे ट्रेड टॉक्स भी नहीं हो रहे हैं। समझ रहे हैं आप? हम्म तो ये हम्म टैरिफ की बात छोड़िए, एक ट्रेड एग्रीमेंट ज़रूरत है हमारे लिए कि हम कुछ एक्सपोर्ट कर पाएँ ताकि हमारी इंडस्ट्री को एक बूस्ट मिले। तो मेरा मानना है कि जैसे वॉर खत्म हो जाए, वो वापस बैक ऑन द टेबल आएगा कि एक डिस्कशन आएगी और उसको आगे ले जाना बहुत ज़रूरी है। जैसे ईयू के साथ हालांकि हमने इसमें हाँ